तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। आइए इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ए 220, बी 230, सी 210, डी 250। तो इसका सही उत्तर डी होगा 250। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों, संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली, 1 पुदुचेरी एवं 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर सी होगा 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड का एवं खा के अनुसार राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, डी उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो इसका सही उत्तर बी होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा कोई भी नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3 है, पुदुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचन संबंधित झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए राज्य की विधानसभाओं द्वारा, बी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, सी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर ये होगा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणित मत द्वारा चुने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? पहला, यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1 और 3। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण आर, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए आर
दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बी, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए, 4 वर्ष के लिए, बी, 5 वर्ष के लिए, सी, 6 वर्ष के लिए, डी, आजीवन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 6 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। डी, बी एवं सी दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ए, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। बी, 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। सी, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, समाप्त होने का विषय नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पे समाप्त होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बी, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। सी, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। डी, भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? ए, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। बी, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं। सी, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, यह संसद का अस्थायी सदन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, मंत्रिपरिषद द्वारा, डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ए, 10, बी, 15, सी, 12, डी, 20। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 12। अनुच्छेद 80(1) का और अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं ए, राज्यसभा में 10 सदस्य, बी, राज्यसभा में 2 सदस्य, सी, राज्यसभा में 15 सदस्य, डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। कूट ए, 1 एवं 2 सही है, बी, 1 एवं 3 सही है, सी, 2 एवं 3 सही है, डी, 1, 2 एवं 3 सही है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 1 एवं 3 सही है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है ए, 25 वर्ष, बी, 30 वर्ष, सी, 32 वर्ष, डी, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 30 वर्ष।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी वैजयंती माला, डी देविका रानी। तो इसमें सही हमारा उत्तर होगा बी नरगिस दत्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ए राज्यसभा को घोषित करना होगा कि वह ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बी राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। सी ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। डी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प ए लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के आधार पर बहुमत से पारित कर लिया जाए, बी लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, सी राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, डी राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो इसमें सही उत्तर हमारा डी होगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 117, सी अनुच्छेद 240, डी अनुच्छेद 249। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 249। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1, 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 1 और 2। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा सकती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उसे विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ए साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, डी धन विधेयक। तो इसका सही उत्तर डी होगा, धन विधेयक। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा?
ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बी लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करती। सी लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आह्वान कर सकता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या स्वीकार करेगी, उनमें से किसी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? पहला, धन या वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तीसरा, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। चौथा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 3 4, डी 2 3 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1 2 एवं 3। आइए व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक के प्रस्तुतीकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ए राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो इसका सही उत्तर बी है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, कि यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 249। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, डी अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसका सही उत्तर ए होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ए नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के विषय में, बी संविधान के संशोधन करने के विषय में, सी सरकार को हटाने के संबंध में, डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, संविधान के संशोधन के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवक का गठन करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि राज्य सरकार
यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ये प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। बी संसद भंग हो जाती है। सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित करता है? ए, इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। बी, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं व 6ठी अनुसूची में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यह प्रश्न पुराना प्रश्न है, वर्तमान में इसमें बदलाव हो चुका है, कोई भी विकल्प नहीं मेल खाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें समान राज्यसभा सीटों का आवंटन है। उड़ीसा एवं राजस्थान में 10-10 सीटें हैं। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16-16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5-5 लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं। पंजाब, असम, तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली में 3 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में 1-1 सीट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? ये भी पुराना प्रश्न है, इसमें भी कोई विकल्प नहीं मेल खाता है। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश वर्तमान में 11 सीट है, पूर्व में 18 थी, 7 तेलंगाना के खाते में है। मध्य प्रदेश 11 सीट, पूर्व में 16 थी, 5 छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई हैं। तमिलनाडु 18 सीट, बिहार 16 सीट, गुजरात 11 सीट, महाराष्ट्र 19 सीट, उत्तर प्रदेश में 31 सीट, पहले 34 सीटें थीं। कर्नाटक में 12 सीट, बिहार में पहले 22 सीट थी, झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या 16 रह गई है। अगले प्रश्न को देते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा, मध्य प्रदेश 16, पूर्व में 16 थी, वर्तमान में 11 हैं, 5 सीटें छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई हैं। महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। राज्य एवं राज्यसभा में स्थानों सीटों का विवरण दिया गया है। तो यह भी प्रश्न पुराना होने के कारण सही सीटों का वो नहीं दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 11 सीट है, 7 सीटें तेलंगाना को मिल चुकी हैं, पहले 18 थी। महाराष्ट्र में 19 सीट हैं, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है और कर्नाटक में 12 सीटें हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मिलान करना है। तो राजस्थान में कुल 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीट, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के स्थानों की सदस्यों की संख्या एवं राज्य का विवरण दिया है, इसकी भी व्याख्या देखते हैं। गुजरात में 11 सीट, कर्नाटक में 12 सीटें, केरल में 9, उड़ीसा में 10। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए आंध्र प्रदेश 18, बी उड़ीसा 10, सी तमिलनाडु 18, डी महाराष्ट्र 19। तो इसका सही उत्तर ए होगा, आंध्र प्रदेश 18। पूर्व में 18 सीटें थी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं, 7 तेलंगाना को हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर बी होगा हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, झारखंड में 6 सीटें हैं एवं जम्मू कश्मीर में 4 सीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर बी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो उसके सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति राज्यसभा के का ही सदन का सदस्य ही होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से ही चुना जाता है। इस प्रकार कथन एक गलत है। 54 का के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर ए होगा राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। तो इसका सही उत्तर ए होगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर बी होगा भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन हैं? ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर ए होगा भारत के उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं? तो ये पुराना प्रश्न है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953 में। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1952 में। भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा व लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी राज्यसभा के उपसभापति, सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी राज्यसभा में सदन का कोई नेता। राज्यसभा में सदन का नेता, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम संसद के तृतीय खंड कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।